तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई ये दर्द जो है सिर्फ या टेलीविजन और के स्क्रीन्स और अखबारों तक सीमित नहीं रहता, सब समझते हैं इस दर्द को। इसीलिए मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूं कि साहब ये बताइए, और आज आप लोग प्रतिक्रिया अपनी भेजिएगा, मैं अपने फैन पेज पर इंतजार करूंगा उन प्रतिक्रियाओं का आप लोगों की तरफ से। मैं ये जानना चाहता हूं फिर ये आत्महत्याएं क्यों नहीं रुक पा रही हैं। एम के वेणु हमारे साथ मौजूद हैं, एक सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है। प्रोफेसर सुधीर पनवर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है किसान जागृति मंच के। हर्ष मंडर आप सब जानते हैं, एक जाने माने सोशल वर्कर और राइटर है। गौरव गोगोई जो है वो एमपी हैं कांग्रेस के, और बेंगलुरु से अर्जुन मेघवाल साहब जुड़ रहे हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भारतीय जनता पार्टी से। कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं एक और रिपोर्ट आप लोगों से इजाजत ले रहा हूं, हमारे पैनल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये आंकड़े आते हैं कि कितनों ने आत्महत्या की, किन परिस्थितियों में आत्महत्या की, क्यों ये आत्महत्या हुई, क्या इन आंकड़ों से भी खिलवाड़ होता है? क्या इन आंकड़ों को दबाए जाने की कोशिश की जाती है? इस पर यूपी से देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में जालौन जिले के दूर दराज के तीकर गांव में ये तिलकचंद का घर है। उनकी मौत को एक हफ्ता हो गया। शांति के लिए घर में हवन चल रहा है। बेमौसम बारिश में उनकी आधी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। तिलकचंद ने एक स्थानीय साहूकार से 35,000 रुपए उधार लिए थे, और वो भी काफी ऊंचे ब्याज पर। इतनी हल्की लाते लाई कहाँ लगी, वो तो फांसी लगा ली चाचा ने। तब हम ले जा रही भगत गए, हम देखो तो मरे पड़े रहा है। लेकिन जिला प्रशासन अलग ही दलील दे रहा है। प्रशासन का कहना है कि तिलकचंद शराबी था और घर में कलह के चलते उसने जान दे दी। आज किसानों की आत्महत्या का सीधा संबंध उनकी गरीबी या जो आपदा आई है इससे नहीं है। अलग अलग कारण से लोग आत्महत्या करते हैं। तिलकचंद अकेले नहीं हैं। प्रशासन ने खुदकुशी के 24 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन मार्च के महीने में जो भी मौतें हुई हैं उन्हें या तो प्राकृतिक मौत करार दिया गया या फिर पारिवारिक कलह को वजह बताया गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसानों की खुदकुशी को कम दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर किया जा रहा है। पहले से तय है कि सरकारें अक्सर कर ये कह देती कि आत्महत्या उनके राज्य में नहीं हो रही, क्योंकि सरकारें उसको अपने गरिमा और सम्मान से जोड़ के देखती हैं। लेकिन हकीकत में तो ये है कि आत्महत्याएं तो बुंदेलखंड जैसे इलाके में हो ही रही हैं। फसल चौपट होने के बाद हुई मौतों को देखकर मुख्यमंत्री ने राहत का ऐलान तो किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि दूसरे राज्यों की तरह यूपी में खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों के लिए न तो मुआवजे की कोई स्पष्ट नीति है और न ही उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था। क्या होनी चाहिए ऐसी पॉलिसी? उस पर भी मेरा मतभेद है। यदि हम ऐसी पॉलिसी करेंगे तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे पहले से कि किसान आत्महत्या करेंगे या किसान को आत्महत्या करनी चाहिए, तब हम उसके लिए मदद करेंगे। इसके सामाजिक दुष्प्रभाव होंगे। किसानों की खुदकुशी की वजह को लेकर अलग दलीलें हो सकती हैं, लेकिन खेती पर निर्भर किसानों की बदहाली को लेकर कोई दो राय नहीं हो सकती, जो हमारी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। जालौन से नेहा मसीह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कुछ छोटी सी बात आपको बता दें, ये ग्राफिक्स आपके सामने आते रहेंगे लगातार। एनएसएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से देश के तकरीबन 52% किसान कर्जे में डूबे हैं। ये कभी नहीं स्पष्ट हो पाता किसानों को लेकर कि जो कर्ज वो लेते हैं क्या वो स्थानीय साहूकार से होता है जहां से सारी मुसीबतें शुरू होती हैं, या सरकारी व्यवस्था और तंत्र से होता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी इसी को यहीं पर बैंकिंग को लाने की बात आज उस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। हर किसान परिवार का औसतन कर्ज जो है वो 47,000 रुपए का बनता है। ये एनएसएसओ की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। हर किसान परिवार की सालाना आमदनी जो है वो 36,972 रुपये आती है। 60% लोन जो है वो सरकारी बैंकों का है, और आकलन ये लगाया जाता है कि तकरीबन 25% से ज्यादा लोन वो साहूकारों का होता है, स्थानीय साहूकारों का होता है। बकाया राशि में साहूकारों वाला, यानी जो राशि जो किसान को कर्ज लेने की कीमत देनी है वो साहूकारों की ज्यादा होती है, क्योंकि स्वाभाविक है सरकार समय समय पर रिव्यू करके कभी कभी ये किसान के कर्ज की
माफी भी करती है। एमके वेणु, मैं आपसे शुरू करूंगा। अब बात यह है कि वो बैंकिंग के माध्यम से इसको सुझाव देने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं उस सुझाव से, लेकिन जो स्थानीय स्थिति, मैंने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था कि आप अभी तक, आपका जो सरकारी तंत्र वो आकलन करेगा कि ये बेमौसम बारिश में किसका कितना नुकसान हुआ। वो आकलन का तरीका महाभ्रष्ट हो सकता है कई जगहों पर, क्योंकि आप स्थानीय लोगों को इस्तेमाल करके उसमें फिर मुआवजा आप तय करेंगे। जब तक ये आपकी सारी प्रक्रिया पूरी होगी, 11 मई के आसपास नया मॉनसून दस्तक दे देता है, तो फिर कौन सा मुआवजा और कौन से लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात हो रही है? बिल्कुल अभिज्ञान, आप ठीक कह रहे हैं। इसी सरकार के एक सलाहकार हैं, कृषि अर्थशास्त्री हैं, अशोक गुलाटी। उन्होंने अभी एक लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में एक हफ्ते पहले, और टीवी में भी आके उन्होंने बोला है कि द गवर्नमेंट इज वेकिंग अप वेरी लेट, इवन नाउ दे शुड वेक अप। उनका ये कहना है अभिज्ञान कि ये जो क्राइसिस जो भी है ये बेमौसम बारिश से नहीं हुई है। हाँ। ये 6 महीने पहले से चल रहा है। ग्लोबल जो फूड प्राइसेस जो गिरी हैं 35-40%, चाइना ने इंडिया से कॉटन जो आयात करता है चाइना, वो आधा कर दिया उन्होंने। आप देखिए बिल्कुल कॉटन प्राइसेस कोलैप्स कर गई हैं, और मराठवाड़ा और इन सब रीजन्स में फार्मर्स सुसाइड्स, कॉटन रिलेटेड सुसाइड्स, दिसंबर के जो आखिरी हफ्ते में करीब 6-8 आंकड़े आए थे, कम से कम 8 या 10 फार्मर्स एक ही रीजन में उन्होंने सुसाइड किया था दिसंबर के आखिरी। तब भी लोगों ने इसके बारे में लिखा था। लेकिन इसे बता, मैं सिर्फ आपकी बात में जोड़ने के लिए ये 2013 के जो औपचारिक आंकड़े हैं एनसीआरबी के, वो बताते हैं कि 11,772 किसानों ने 2013 में जान दी थी, और बिल्कुल सरल आकलन से माना जाता है कि स्थिति शायद और खराब हुई है, बेहतर नहीं हुई है। बिल्कुल इस साल पता लगेगा आपको। हाँ। कि किस तरह दाम गिरने की वजह से, और फार्मर 2-3 वजह से करता है। एक तो क्रॉप फेलियर एक बड़ा कॉज होता है, उसके चलते हुए वो पैसे वापस नहीं कर पाता बैंकों को या साहूकारों को, जैसे आपने भी बताया एनएसएस का जो आंकड़ा। और ये सारी जो स्थिति है, आज प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, आपने देखा होगा आरबीआई फंक्शन में, कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसान इस वजह से खुदकुशी ना करे कि वो बैंक के पैसा नहीं लौटा पा रहा। ये चीज 5-6 महीने पहले बोलनी चाहिए थी। और ये जो जन धन योजना है, अगर वाकई 14-15 करोड़, लेकिन फिर उसका हिसाब कैसे लगेगा? साहूकार का पैसा, जो भी लोग कह रहे हैं कि ज्यादा हिस्सा जो किसान लौटा नहीं पाता, फिर उसका हिसाब कौन लगाएगा? वो हिसाब लगेगा कैसे? असल में, और वो समय पर सीधी आर्थिक मदद, पैसे की मदद आप किसान की कैसे कर रहे हैं? तो वही मैं कह रहा हूं, जो ये जो बैंक अभी ये करने वाले हैं, मेरे को लग रहा है कि अभी हिंट इन्होंने आज दिया प्रधानमंत्री ने, कि फार्मर्स का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सरकारी बैंक्स में उनकी लोन की रिस्ट्रक्चरिंग होगी। क्योंकि अब उद्योगपतियों के आप लोन 2-3 लाख करोड़ रिस्ट्रक्चर करते हैं, तो फार्मर्स का नहीं कर सकते। यही चीज आपको याद होगा जब चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन जीत के आए थे आंध्र में, उन्होंने लोन वेवर किया था, और उस वक्त लोगों ने बड़ी आलोचना करी थी कि ये ठीक है। तो आप कह रहे, मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन शिवानी से, हमारी डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हर्ष मंदर और के पास आऊंगा, और प्रोफेसर सुधीर परमार के पास। एक तरह का विरोध हो रहा है अलवर में, क्योंकि बाजार से वेणु मंडी से कोई इस बैगन को खरीदने वाला नहीं है, तो एक अपने तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं, जो आप प्राइसेस की बात कर रहे थे। हाँ, नरेंद्र मोदी ने हर एक इलेक्शन स्पीच में, मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि फार्मर को 50% मुनाफा मिलेगा जो उसकी लागत के ऊपर। बिल्कुल भूल गए बीजेपी ने ये इसका वादा। सही बात है, उस पॉइंट पर हम आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप एमके वेणु। अब आप देख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं उसको दिखाइए इन तस्वीरों को। तो किसान अपने जो उसकी फसल बर्बाद हुई है, उसके बाद जिस बात की तरफ चाइना और एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे एमके वेणु, उसका बैगन बिक नहीं रहा है, तो विरोध में वो उसको सड़क पर फेंक रहा है। या आलू की भी आप तस्वीरें हैं। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है, ये बहुत गंभीर स्थिति है। हर्ष मंदर, सरकार के पास फिर क्या तरीके हैं? बेसिक मुद्दा यह है हर्ष मंदर की, किसान को जब समस्या आती है उसको राहत उसी समय चाहिए। मैं कई दिन से गला फाड़ फाड़ के इस बात को कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं अक्सर, कि देखिए आप जब तक उसकी इस बेमौसम बरसात का आकलन करेंगे, उसका मॉनसून उसके सर पर खड़ा है। हर्ष मंदर।
ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये समस्या मतलब अभी के बरसात की नहीं है, ये बहुत लंबी समस्या है। जो एक तो जो मौतों का जो सुसाइड्स की जो हम स्थिति देख रहे हैं, मैं इसको कहता हूँ एक महामारी है हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र है। और किस चीज़ की महामारी है? उम्मीद का ख़त्म हो जाना, मतलब हर तरह से किसी तरह की उम्मीद नहीं हो, तब हम आत्महत्या की ओर जा रहे हैं और उसको रुकने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये आकलन लगाया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में रोज लगभग 2500 लोग हमेशा के लिए कृषि को छोड़ के भाग रहे हैं। जो नौजवान हैं वो कहीं से भी कुछ भी काम हो, कहीं भी हो, तो वो बाहर निकल जा रहा है। इस देश में 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं, आज भी 60% लोग। जीडीपी का 15% हिस्सा सिर्फ कृषि से मिल रहा है, लेकिन सरकार का जो खर्चा है वो सिर्फ 5% कृषि में हो रहा है, सिर्फ 5%, 60% लोगों के लिए। और वो 5% भी ज्यादातर बड़े किसानों के लिए है। तो हम उम्मीद भी कैसे करें? और इस बीच में जो वैश्वीकरण हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं, यही प्रॉब्लम है हर्ष, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जैसे मैं उत्तर प्रदेश को थोड़ा बहुत समझता हूँ, जानता हूँ, बुंदेलखंड में भी मैंने रिपोर्टिंग की है। अब वही है, जैसे बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की समस्या है क्या, ये आज जानने की आपको जरूरत नहीं है, आप वर्षों से इस बात को जानते हैं। ऊपर से जैसे मैं कह रहा हूं कि स्थानीय व्यवस्थाओं का इस्तेमाल होता है असेसमेंट के लिए, वो असेसमेंट गलत हो सकते हैं। किसान आके अपनी बात बताए नहीं, फिर वो असेसमेंट सरकारों में आएगा, फिर सरकारी कागजों से वापस जाएगा। हर्ष, प्रॉब्लम तो वहीं पे, तब तक तो मानसून दूसरा खड़ा है उसके सर पे। देखिए, स्वामीनाथन कमेटी एक बनी थी कई सालों पहले, और उन्होंने कहा था कि जो वही बात जो मतलब चुनाव के वक्त में तो प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन भूल गए हैं कि हमें इस देश में सुनिश्चित करना है कि पैदावार की कीमत से 1.5 गुना इनकम जो किसान का है वो सुरक्षित रहे। कुछ भी उतार चढ़ाव हो, मौसम के उतार चढ़ाव हो, दुनिया की कीमतों के उतार चढ़ाव हो, जो बेसिक इनकम सपोर्ट, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये व्यवस्था है, क्योंकि लोग जानते हैं और ये किसान हमारा पेट भर रहा है। और देश में एक बहुत अजीब विडंबना है, मैं अभिज्ञान कहना चाहता हूं क्योंकि मैं भूख के विषय पे काम करता हूं, कि सबसे ज्यादा भूख मैंने देखा है उन लोगों में जो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। और उसको एक बेसिक जो नीति है, आई थिंक कि 60% अगर लोग वहाँ कृषि में हैं, 5% हमारा जो खर्चा है, कम से कम 20% करें, 25% करें। और ये बिल्कुल झूठ जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, क्रेडिट का, बैंक क्रेडिट का 1% का आधा 0.5% क्रेडिट ही देश के गरीब के लिए आज जा रहा है बैंकिंग सेक्टर से। तो किसकी बात हम कर रहे हैं? ये मतलब हम लोग टालते रहे हैं, बड़ा असमंजस पैदा करते हैं। हर्षवर्धन इत्तेफाक रखता हूं आपसे। प्रोफेसर सुधीर पनवर, हाँ, मैं ना गौरव गोगोई के पास जा पाए ना, हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? छोटी सी बात में अभिज्ञान में इनकम सपोर्ट की बात करी हर्षवर्धन ने। आपको याद होगा मैनिफेस्टो में बीजेपी के प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात थी, उसके लिए बहुत कम पैसा एलोकेट किया गया। बिल्कुल सही है। अरुण जेटली ने एक छोटा सा एक सम भी एलोकेट किया था पहले बजट में। वो बिल्कुल टोकनिज्म में रह गया और बिल्कुल देयर इज नो प्राइस बिल्कुल सही बात है। और दूसरा उस समय में मैं आपको बता भी सकता हूं कि पीयूष गोयल जब केंद्रीय मंत्री मेरे साथ कार्यक्रम में होते थे अर्थशास्त्र से जुड़े हुए, उसमें वो कहते थे कि बीजेपी का महंगाई और किसी कृषि उत्पाद के उतार चढ़ाव से लड़ने का ये फॉर्मूला है। आपके संघ परिवार के भारतीय किसान संघ के जो अध्यक्ष हैं प्रभाकर केलकर साहब, उन्होंने बयान दिया है कि 1 महीने पहले कि ये लोग किसानों को भूल गए हैं। ये इन्हीं के अपने लोगों का बयान है, अपने लोगों का बयान। प्रोफेसर पनवर, फिर हम क्या करें इस तरह की स्थिति में? बैंकिंग का आइडिया ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं नरेंद्र मोदी की यहाँ इस बात पर आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन समस्या ये है कि किसान की जब समस्या आती है तब उसको रिलीफ चाहिए, तब उसको बयान नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी एसी कॉन्फ्रेंसेस से निकली हुई टेलीविजन फुटेज नहीं चाहिए, उसको उस समय राहत चाहिए। प्रोफेसर पनवर, पहले तो मैं आपको एक जो आप क्लिपिंग दिखा रहे वो कल के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है बुंदेलखंड की, उसमें मेरा कोट जो है वो आधा दिखाया जा रहा कि मेरा कल भी ये कहना था और आज भी मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि किसान की आत्महत्या की स्थिति क्यों आती है इस देश में, आत्महत्या की पॉलिसी क्यों बने। किसान की आत्महत्या तो एक ऐसी स्थिति है जिसे सबको
अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। सारे ऐसी कॉन्फ्रेंसिस में बात होती है, CACP की मीटिंग में मैं जाता हूँ, प्राइस फिक्सेशन में सब स्टेट गवर्नमेंट, किसान सब ये करते हैं कि जो फसल का दाम निर्धारित हो रहा, पहले तो हमारा दाम ही निर्धारित 22 फसलों का होता है, बाकी फसल वो बाजार के जिम्मे है। उनमें सब लोग कहते हैं कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, आप इसका प्राइस बढ़ाइए। लेकिन पिछले 2 साल में यदि आप देखें केंद्रीय सरकार ने जो किया वो 3% दाम बढ़ाया कुल। जो आप खुद ही NSSO के आंकड़े बता रहे कि किसान की जो आमदनी है, परिवार की, किसान की व्यक्तिगत आमदनी नहीं है, वो किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से नीचे है। हाँ हाँ, इन सही है, परिस्थितियों बिल्कुल में सही काम है। कर रहा किसान 2,500 रुपए महीना है। और इन परिस्थितियों में काम 36,000 रुपए के हिसाब से भी आप इतनी हो, समझ कर चले तो 3,000 रुपए के आसपास बैठती है। जी हाँ, बोलिए सर। जिसकी आमदनी इतनी हो, जिसकी आमदनी इतनी हो, उसकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? तो जब वो आमदनी नहीं है तो उसके पास रिस्क कोई सहन करने की शक्ति नहीं है। जैसे भी कोई डिस्टरबेंस होता है, मतलब क्लाइमेटिक डिस्टरबेंस होगा, तो उसके पास सिवाय जान देने के या स्ट्रेस में रहने के कोई, ये तो ट्रिगरिंग फैक्टर है। वो जैसा हर्षमंदर जी कह रहे हैं या बाकी लोग जो कह रहे हैं, MK वेणु, कि ये शुरुआत तो हो चुकी थी पहले से। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का एक क्लाइमैक्स है और उसे मतलब सरकार कर सकती है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का उदाहरण देना चाहता हूं। यहाँ पे बारिश के बीच में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम 200 करोड़ रुपए का जो फंड है वो इन जिलों में देंगे। और आत्महत्या का वर्ड कहीं यूज नहीं किया। असामयिक मृत्यु जिसकी होगी, हम उसे 3.5 लाख रुपया स्टेट के फंड से देंगे और 2 लाख रुपया चीफ मिनिस्टर के फंड से देंगे। अभी मतलब कोई किसान की यदि असामयिक मृत्यु हो रही तो हम उसे 10 लाख रुपया सरकार की, राज्य सरकार की तरफ से मिल रहा। नरेंद्र मोदी जी ने ठीक कहा कि रीफेजिंग होना चाहिए, क्योंकि सारे किसान, चाहे वो पेनिट्रेशन कितना भी हो, लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि मैं खुद खेती करता हूं, कि कोई भी किसान ऐसा शायद ही है जिस पर क्रेडिट कार्ड का लोन ना हो आज की तारीख में। तो जब फसल नहीं है तो फसल ऋण कहां से देगा वो, या जो लोन लिया हुआ वो कहां से चुकाएगा? ठीक है। तो सबसे पहले तो रीफेजिंग होना चाहिए। हाँ। और उसके बाद यदि हो सके, मतलब जैसा कांग्रेस सरकार ने किया था 2008 में, या उत्तर प्रदेश सरकार ने 2012 में किया था, लोन वेवर एक रास्ता है जो किसानों में कुछ उम्मीद बढ़ा सकता है आज की तारीख। ठीक है, लोन वेवर, लेकिन देखिए लोन वेवर भी उसी पर एप्लीकेबल है और ये गलती कभी नहीं की जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस को इसका बड़ा सियासी फायदा हुआ है, उससे भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लोन वो जो किताबों में उपलब्ध हो, वो किसान का कर्ज जो ज्यादा उसके लिए उसके जीवन की तकलीफ बनता है, वो तो इस लोन वेवर में कभी आएगा ही नहीं। गौरव गोगोई, आपको क्या लग रहा है, मोदी सरकार दूर हो गई है किसानों से? देखिए, अभी तक जितने भी प्रवक्ताओं ने बात कही है वो बात सही है। हाँ। कि कृषि आज ऐसा एक क्षेत्र है जहां पे बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन पिछले साल से ही खासकर ये देखे गए कि कृषि में ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और ये बातें हम संसद में उठा रहे थे। पिछले साल में ही हमने कहा था कि सूखा के कारण बहुत कृषकों के मुसीबत हो रही है। पिछले ही साल हमने कहा था कि MSP प्राइस जितना बढ़ाना चाहिए वो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार नहीं बढ़ा रही है। पिछले साल हमने कहा था कि यूरिया को समय पे हमारे कृषकों को देना चाहिए, और जिसके कारण आज यूरिया के जब इंपोर्ट में जो देरी हुई उससे कृषक की जो उनको जो समय में जो देरी आई उनसे काफी मुसीबत आई है। तो हम बार बार इस नई सरकार को हम कृषकों की समस्या की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं, जिस माहौल में हम आ चुके हैं, आज एक क्राइसिस का एक सिचुएशन है, इमरजेंसी का सिचुएशन है। लेकिन इस क्राइसिस और इमरजेंसी की सिचुएशन में जहां पे हमें केंद्र सरकार को रफ्तारी से देखना चाहिए था कि वो आगे जाके अपनी सामाजिक दायित्व को ग्रहण करे,